अगर आप भी जीवन करा दोगे। आज के कार्यक्रम का शुभारंभ हमारी भारतीय परंपरा के अनुरूप अपने अपने इष्ट के मन के साथ मैं अतिथियों से ये अनुरोध करूंगी कि हमारी भारतीय अग्रदूत भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलन कर पुष्प अर्पित कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। माननीय अतिथिगण, दीप मंत्र के लिए मेरा अनुरोध। दीप प्रतीक है उजास का, सकारात्मकता का, उजास का, ज्ञान का। दीप मंत्र के लिए मेरा अनुरोध। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापम्, दीप ज्योति नमोस्तुते, शुभं करोतु कल्याणम्, आरोग्यं सुख संपदः, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योति नमोस्तुते, आत्मज्योति प्रदीप्ताय, ब्रह्मज्योति नमोस्तुते, ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय, गुरुर्ज्योति नमोस्तुते। लोक मंथन 2026 इसके प्रारंभिक कार्यक्रम लोक मंथन रोशंखनाद के इस कार्यक्रम में आप अति विशिष्ट व्यक्तियों का यहाँ सानिध्य प्राप्त होना हमारे लिए अत्यंत आह्लादित कर देने वाला है। अतिथि देवो भव की भारतवर्ष की बहुत ही पुरातन और सुंदर परंपरा, मैं उसी परंपरा के क्रम में आज आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय वैद्य कमलेश जी विद्यार्थी और आदित्य जी नाग को कि वो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा को राजस्थानी साफा पहनाकर और लोक मंथन के प्रतीक स्वरूप पौधा भेंट करके हमारी स्मृतियों को चिरस्थायी करेंगे। मारवाड़ में कहवे भी है, आप पधारे आंगने कई मनवार करा, थाल भरा गज मोतीरा, ऊपर नैन धरा, ऊपर नैन धरा। माननीय आपकी ये उपस्थिति निश्चित ही हमें प्रेरणा देने वाली है। स्वागत के इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगी अलका गौड़ जी को, सृष्टि सेठी को, वो दिया कुमारी जी माननीय उप मुख्यमंत्री एवं संस्कृति मंत्री को चुनरी ओढ़ाकर और पौधा भेंट कर आज की स्वागत परंपरा को आगे बढ़ाएंगी। अलका जी गौड़ और सृष्टि जी सेठी, माननीय आभार आपका, आपकी उपस्थिति हमें गौरवान्वित करने वाली है। राजस्थानी संस्कृति का प्रतीक लहरी की चुनरी, अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री देवेश जी बंसल और श्री हरदयाल जी को कि हमारे केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जी को राजस्थानी साफा पहनाकर और पौधा भेंट कर हमारी स्मृतियों को चिरस्थायी बनाएंगे। देवेश जी बंसल और हरदयाल जी, माननीय आभार आपका, आप आए, हम कृतार्थ हैं, गौरवान्वित हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी नितिन जी कासलीवाल और रमाकांत जी शर्मा को कि हमारे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बैरवा को राजस्थानी साफा पहनाकर और पौधा भेंट कर इसी स्वागत श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे।
अति विशिष्ट व्यक्तियों का आना हमारे लिए गौरव की क्षण। स्वागत सत्कार मंच पर होते हुए अतिथि देवो भव की ये परंपरा मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ बनवारी लाल चिजारा जी और शंकर जी बाबू को कि वे तगाराम भील जी को राजस्थानी साफा पहनाकर और पौधा भेंट करके स्वागत श्रृंखला को आगे अगला आयाम प्रदान करेंगे। बनवारी जी चिजारा और तगाराम जी भील जो कि लोक मंथन की वास्तविक आत्मा के प्रतीक अलगोजा वादक पद्मश्री प्राप्त 2026 में मैं बुलाना चाहूंगी शिप्रा पारिक जी और शिखा शर्मा जी को कि मधुभद्र तैलंग जी का चुनरी ओढ़ाकर और पौधा भेंट करके सम्मान की इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। आप पधारे माननीय, आपका आभार। मैं बुलाना चाहूंगी अजय जी अग्रवाल और केशव जी को कि वो माननीय जे नंद कुमार जी अखिल भारतीय संयोजक प्रज्ञा प्रवाह को राजस्थानी साफा भेंट कर और पौधा भेंट करके सम्मान की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। अजय जी और केशव जी। मैं बुलाना चाहूंगी अभिषेक जी एडवोकेट और जयंती लाल जी को कि विशेष संघ संचालक श्री रमेश चंद्र अग्रवाल जी को राजस्थानी साफा भेंट करके और पौधा के माध्यम से हमारी स्मृतियों को चिरस्थायी करेंगे। अतिथि सत्कार का ये क्रम के बाद अब श्रृंखला परिचय और औपचारिक स्वागत भाषण की मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ माननीय कमलेश जी विद्यार्थी को कि वे मंच पर आएं और आज के कार्यक्रम का परिचय दें। नमस्कार, शुभ संध्या। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में हमारे निवेदन पर जो माननीय अतिथि हमारे बीच पधारे हैं उनका परिचय और स्वागत का दायित्व मुझे दिया है। हम सबके सुपरिचित राज्य के इतिहास के युवा मुख्यमंत्री, संगठन से राज्य सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे हुए श्रीमान भजन लाल जी ताजा भगीरथ स्वरूप में अभी आए हैं। दशकों पुराना जो यमुना जल विवाद था उसका समाधान करके हमारे बीच आए हैं। उसके बाद शायद पहला कार्यक्रम ये हमारे बीच मिला है। आज के इस कार्यक्रम के माननीय मुख्यमंत्री हैं श्रीमान भजन लाल जी। मैं प्रज्ञा प्रवाह और वैचारिक समूह की ओर से आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में गरिमामय उपस्थिति के लिए दिल्ली से कैबिनेट मीटिंग पूरी करते ही तुरंत दौड़ते हुए ही समझिए हमारे बीच पधारे हैं केंद्रीय कला संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्रीमान गजेंद्र सिंह जी शेखावत। इन्हीं के मुंह से सुना कि इन्हीं के किसी अजीज ने, इनके मित्र ने कहा कि सफेद बालों वाला लड़का, ऐसे गजेंद्र सिंह जी आज हमारे बीच में हैं। हम बहुत गौरवान्वित हैं हमारे बीच आपको पाकर के। राज्य के उप मुख्यमंत्री, युवा नेत्री, वित्त, कला संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी आज इस कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि हैं। मैं प्रज्ञा प्रवाह और विचार समूह की ओर से आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रदेश के दूसरे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी उच्च शिक्षा, परिवहन, आयुष जैसे मंत्रालय संभालते हुए प्रदेश में इन विभागों का नेतृत्व कर रहे हैं। आज हमारे बीच पाकर हम गौरवान्वित हैं। इसी कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय क्षेत्र संघ चालक डॉक्टर रमेश चंद्र जी अग्रवाल, आप अस्थि संधि शल्य विशेषज्ञ हैं। अपना एक निजी
शल्य चिकित्सा अस्पताल चलाते हैं और क्षेत्र के स्वयंसेवकों का माननीय संघ चालक के नाते हमारा मार्गदर्शन करते हैं। माननीय श्री जे नंद कुमार जी, आप मूलतः केरल से हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में अनेक दायित्वों का निर्वहन करते रहे। केरल प्रांत के सह प्रांत प्रचारक, अखिल भारतीय सह बौद्धिक प्रमुख, वर्तमान में प्रज्ञा प्रवाह के अखिल भारतीय संयोजक का दायित्व निभाते हुए देश भर में विमर्श, विचार इत्यादि के विषय में कार्यकर्ताओं का प्रबोधन करते हैं। स्वयं एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं। श्रीमान तगाराम जी, हम सबके सुपरिचित, प्रधानमंत्री जी की वह दृष्टि, ऐसे खोज कर कला साधकों को पद्मश्री प्रदान करना, ऐसे तगाराम जी अलगोजा के क्षेत्र में विशिष्ट पहचान जिनकी है, आज हमारे इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं। श्रीमती डॉक्टर मधु भट्ट तैलंग जी, महिला शक्ति के प्रतिनिधि मंच पर, स्वयं कला साधक, कला प्रेमी और संस्कार भारती की माननीय अध्यक्षा, आज हमारे मंच को सुशोभित कर रही हैं। कुछ परिचय मैं और कराना चाहूँगा मंच के इतर भी जो हमारे सामने विराजमान हैं। श्रीमान निम्बाराम जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र प्रचारक हैं, आज हमारे बीच हैं। मैं निवेदन करूंगा कि कृपया श्रीमान मनोज जी, प्रचारक हैं, अखिल भारतीय साहित्य परिषद के संगठन मंत्री हैं। श्रीमान बाबूलाल जी, राजस्थान प्रांत प्रचारक हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। श्री संतोष जी दिल्ली से आए हैं, अधिवक्ता परिषद के जनरल सेक्रेटरी हैं। श्री हरि बोरकर जी, ये भी अधिवक्ता परिषद के कार्यकर्ता हैं, प्रचारक हैं, दिल्ली में रहते हैं। आज मंचस्थ महानुभावों के अतिरिक्त हमारे निवेदन पर जयपुर महानगर के अन्य अनेक संभ्रांत नागरिक, अनेक पद्मश्री पुरस्कृत, अनेक राष्ट्रपति सम्मानित महानुभाव हमारे बीच में विद्यमान हैं। यहाँ अनेक विश्वविद्यालयों के कुलगुरु जिन्होंने इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की, यहाँ पधार करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनेक पदाधिकारी, स्वयंसेवक कार्यकर्ता, विचार समूह के अनेक कार्यकर्ता यहाँ पधारे हैं। इस कार्यक्रम में मैं उन सबका प्रज्ञा प्रवाह और विचार समूह की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। आभार माननीय आपका। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी उस प्रेरक दृष्टि को, क्योंकि कहते हैं ना कि हर बड़े आंदोलन के पीछे एक प्रेरक दृष्टि होती है। लोक मंथन के पीछे जिनकी प्रेरक दृष्टि थी, जिन्होंने भोपाल में 2016 में वो बीज बोया और वो आज भारतवर्ष की सबसे बड़ी सांस्कृतिक बौद्धिक चेतना का केंद्र बन चुका है, माननीय जे नंद कुमार जी को। वो अखिल भारतीय संयोजक हैं प्रज्ञा प्रवाह के। लोक मंथन के पीछे उन्हीं का ये प्रेरक बीज माननीय जे नंद कुमार जी। लोकमंथन 5वां संस्करण के स्वागत समिति का गठन के लिए आयोजित इस संगनाद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में आए राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी, भारत के संस्कृति विभाग के आदरणीय कैबिनेट मिनिस्टर माननीय गजेंद्र लाल जी शेखावत, राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी, दूसरे उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद बैरवा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित
पद्मश्री थकाराम जी महोदय और उपस्थित विशिष्टातिथि संस्कार भारती के अध्यक्ष श्रीमती मधु भट्ट जी, माननीय क्षेत्र संघचालक डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी और सभागार में उपस्थित जयपुर शहर के और आसपास से आए हुए गणमान्य विद्वत सभा, सबको मेरा प्रणाम। लोकमंथन इस नाम हम सभी लोग सुने होंगे और यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोग अभी तक का जो लोकमंथन कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट भी किए होंगे। इसलिए लोकमंथन यानी क्या है, इस कल्पना क्या है, इसके बारे में भलीभांति बहुत सारे लोगों को मालूम होगा। लोकमंथन कुछ लोगों को लगता है, जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किए, ज़्यादा इसके बारे में अध्ययन नहीं किए हुए लोगों को लगता है एक सम्मेलन का नाम है। ऐसा ये किसी सम्मेलन का नाम नहीं है। यह सही में भारत का चिरपुरातन पवित्र एक संवाद परंपरा का आधुनिक स्थापना का एक प्रयास है। आधुनिक कालखंड में फिर से वो प्राचीन संवाद परंपरा, संवाद यानी सही अर्थ में सार्थक संवाद, भारत का जन्म दिया है। ये हमारी विशेषता है। वो संवाद या मंथन भारत में निरंतर चलते रहते थे। सार्थक संवाद ये कहने के समय इसमें मुख्यतः 4 बिंदु महत्वपूर्ण है। एक तो वो मंथन या संवाद स्वस्थ होना चाहिए, नहीं तो अंग्रेजी में कहते हैं हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए। दूसरा वो रचनात्मक होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए। तीसरा वो निरंतर चलते रहना चाहिए। और चौथा ये एक बहुआयामी संवाद होना चाहिए। स्वस्थ या हेल्दी डिस्कशन संवाद ये कहने के समय हमारे यहाँ के संवाद का जो मकसद ही बहस करके जीतना या किसी को हारना ये नहीं है, नहीं था। भारत के जो परंपरा में ये नहीं, बल्कि जानना और जानकारी देना। नॉट टू डिबेट एंड विन बट टू नो एंड लेट अदर्स नो। स्वयं जानना, अन्य लोगों को जानकारी देना, यह है उद्देश्य। आज का जो डिबेट्स हम देख रहे हैं टीवी चैनल में, अलग जगह पर जो हो रहा है डिबेट्स, वो सही में भारतीय संवाद परंपरा का नहीं है। वो चाहे न्याय सूत्र में कहते हैं, वो जल्प हो सकते हैं, वितंड हो सकते हैं, लेकिन संवाद नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार का स्वस्थ संवाद, तत्वज्ञान की जानकारी के लिए किए हुए संवाद, ये भारत की सृष्टि के आधारभूत तत्व है। रचनात्मक कहने पर संवाद के अंत में कुछ न कुछ समाज के लिए मिलना चाहिए, समाज के अच्छाई के लिए, भलाई के लिए कुछ मिलना चाहिए। और निरंतरता, हम सभी हिंदू संस्कृति या सनातन संस्कृति का मुख्य विशेषता के बारे में सुने होंगे, पढ़े होंगे। हिंदू संस्कृति, सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक बार इसको परिभाषा दिया है, वो हिंदू संस्कृति, इट्स अ प्रोसेस नॉट अ प्रोडक्ट, इट इज अ मूवमेंट नॉट अ पोजिशन,
It is not a fixed revelation, but an ever-growing tradition. एवर ग्रोइंग ट्रेडिशन, सदा विकसित होने वाला एक ट्रेडिशन है, परंपरा है भारत का जो तत्वज्ञान दर्शन। इसलिए कहते हैं हमेशा इसको प्रोसेस में रहना है, तो हमेशा ये चर्चा निरंतर चलते रहना चाहिए। ये है हमारे निरंतरता इस विषय के बारे में, जो इसकी वजह से भारत शक्तिशाली बनकर आगे बढ़ रहा था। बहुआयामी ये कहने के मतलब पाश्चात्य डिबेट का जो परंपरा अगर देखा है तो पहले तो कुछ वो मोनोलॉग होता है, एक व्यक्ति बात करते हैं, बाकी लोग सब सुनते हैं, नहीं तो दो लोगों के बीच में करने वाला डायलॉग डिबेट ऐसा सोचते हैं। यहां भारत के अंदर जो डिबेट है वो एक समग्र तरीके से, कॉम्प्रहेंसिव तरीके से, केवल एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच में नहीं, पूरे समाज के साथ करने वाला जो एक प्रयोग का नाम है संवाद। इसमें ऐसा भी कहते हैं प्रकृति को भी शामिल करते हैं, एनवायरनमेंट को भी शामिल करते हैं, सृष्टि को भी शामिल करते हुए करने वाला संवाद। इसलिए चार मुद्दा, एक तो स्वस्थ होना, हेल्दी होना, निरंतर होना, रचनात्मक होना, बहुआयामी होना। और उस प्रकार के संवाद से भारत का जन्म हुआ। इसमें केवल शहरीय नगरों में रहने वाले कुछ सो कॉल्ड पढ़े लिखे, तथाकथित पढ़े लिखे लोगों ने एसी रूम में बैठकर किए हुए कुछ डिबेट से यह बनाया, ऐसा नहीं है। भारत के अंदर जंगलों में रहने वाले, पर्वतों में रहने वाले, गांवों में रहने वाले, शहरों में रहने वाले सभी भारत का लोग है। ऐसे सभी भारत के लोग मिलकर ही भारत का संवाद, भारत के लिए संवाद किए थे। पिछले बार भाग्यनगर में चौथा लोकमंथन हुआ था, उसमें इनॉग्रेशन के लिए, उद्घाटन के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी आए थे। राष्ट्रपति जी के भाषण में यह बात बताया, जंगल के वनों में रहने वाले वन के वासी, गांवों में रहने वाले ग्रामवासी और शहरों में रहने वाले पुरीवासी यानी शहरवासी, नगरवासी, लेकिन हम सब लोग भारतवासी है, ऐसा बताया था। ये भारतवासी एक कंसेप्ट, एक कल्पना कैसे डेवलप हो गया था पुराने जमाने में, मैंने जो बताया, एक स्वास्थ्यजनक चर्चा से, संवाद से, निरंतर चलने वाला संवाद से ये हुआ था। लेकिन बीच के कालखंड में भारत के अंदर आए हुए कॉलोनियलिस्ट उपनिवेशिक शक्तियों ने इस संयुक्त एक प्रकार से मिलकर किए हुए वो संवाद परंपरा को टूटा, डिवाइड कर दिया, पार्टीशन कर दिया, और उन्होंने वनों में या शहरों, गांवों में रहने वाले हमारे जो बंधुओं को अलग कर दिया, शहरों से अलग कर दिया। एक प्रकार के डिवीजन उन्होंने लाया। उन्होंने ये भी हमारे बीच में एक कल्पना डालने के लिए कोशिश किया, जंगलों में रहने वाले, वनों में रहने वाले, देहातों में रहने वाले लोग फोक है। फोक सही में हम सभी लोग के लिए एक ट्रांसलेशन के रूप में फोक शब्द का उपयोग करते होंगे, लेकिन फोक बिल्कुल भारत के लोक का परिचय, एक प्रकार का अर्थ निकलने वाला जो शब्द नहीं है, एक डेरिगेटरी टर्म है, नीचे करके दिखाने के लिए उन्होंने बनाया था। अंधतोगत्वा क्या हुआ, मैं ज्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन बताने की आवश्यकता भी नहीं है। क्या हुआ अंत में, ये डिवीजन के वजह से, पहले जो बताया, सब लोग मिलकर रहने का, सब लोग मिलकर कलाकृतियों को निर्माण करने का, सब लोग मिलकर संवाद करने का परंपरा टूट गया, वो सेतु टूट गया हमारे समाज के अंदर। लोकमंथन के द्वारा ये सब प्रकार के समाज के प्रतिनिधियों को एक साथ एक मंच पे लाकर राष्ट्र के बारे में एक नया संवाद परंपरा, शुरू में मैंने जो बताया, प्राचीन पवित्र वो संवाद परंपरा को इस आधुनिक काल में फिर से स्थापित करने के लिए एक प्रयास शुरू हुआ 2016 भोपाल से। पूरे भारत के हृदय स्थान ऐसा कह सकते हैं, ऐसे भोपाल में
2016 में पहला लोकमंथन हुआ। उस लोकमंथन का मुख्य विषय ऐसा तय किया था, मैंने अभी जो बात किया आपको मालूम होगा, भारत के अंदर कैसे उपनिवेशिक शक्तियों ने हमारे अंदर फूट डालने के लिए कोशिश किया, हमारे अंदर अलग अलग विचार को डालने के लिए कोशिश किया। एक प्रकार का कॉलोनाइज्ड माइंडसेट के वजह से भारत दुर्बल हो गया था। इसलिए हमने लोकमंथन जब पहला शुरू हो गया तब हमने मुख्य विषय के रूप में उपनिवेशिकता से भारतीय मानस की मुक्ति, डीकॉलोनाइज इंडियन माइंड्स, ऐसा एक मुख्य बिंदु रखकर आगे जाने के लिए कोशिश किया। इसका जरूरत आप सभी को मालूम है। 2 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंच प्रण का जो मैसेज हमको दिया दिल्ली से, वो पंच प्रण, पंच संकल्प लेने के लिए बताया, प्रतिज्ञा लेने के लिए कहा। उसमें दूसरा वो प्रण यहां बैठे हुए सभी लोगों को मालूम होगा, याद होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया, हम हमारे अंदर से गुलामी का अंतिम वस्तु को भी, यू हैव टू इरेज द लास्ट ट्रेसेस ऑफ सर्विट्यूड फ्रॉम योर माइंड। ये सही में डीकॉलोनाइज या उपनिवेशिकता से मुक्ति ये विषय है। ये आज के तारीख में सबसे महत्वपूर्ण बात है। और एक और बात इसके साथ बताने के लिए मेरे को पूरा गर्व है, यानी एक सामूहिक स्तर पर आम जनता के बीच में ये डीकॉलोनाइजेशन अथवा उपनिवेशिकता से मुक्ति ये मैसेज एक डिस्कशन के तौर पर लाने का पहला श्रेय लोकमंथन को है। लोकमंथन ने इसको पहला श्रेय दिया। इस इंटेलेक्चुअल्स के बीच में डीकॉलोनाइजेशन का विषय 1947 से चल रहा है, लेकिन आम समाज इसको हाथ में ले लिया और आजकल सब दूर इसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। दूसरा लोकमंथन, स्वाभाविक रूप में डीकॉलोनाइजेशन इटसेल्फ इज नॉट ए कंप्लीट प्रोसेस। हम सभी को मालूम है, उपनिवेशिकता से हमारे मन मुक्त हो गया तो मन खाली भी हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं रहेगा, वैक्यूम रहेगा। वो वैक्यूम में क्या भरना चाहिए? अगर अच्छी बातों से भरा नहीं है तो बुरे बात को प्रकृति इसको भरेंगे, ऐसा एक नियम है। इसलिए हमने दूसरा लोकमंथन का विषय तय किया, भारत बोध जन गण मन। भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हमारे सभ्यतागत अध्ययन पूरे भारतवर्ष में सब समाज के बीच में रहे, उस प्रकार के अध्ययन का पाठ का फिर से लाना, उससे भरना मन, खाली हुए मन को इससे भरना, ऐसा हमने तय किया। वो चर्चा भी बहुत सुंदर तरीके से हुआ। तीसरा लोकमंथन होना चाहिए था 2020 में गुवाहाटी में, लेकिन कोरोना के चलते हुए उस कार्यक्रम नहीं हुआ। इसलिए 2022 में गुवाहाटी में विषय था भारत के लोक परंपरा, भारत के लोक परंपरा के और भारतीय ज्ञान परंपरा से वो कितने संबंध है, इसका पूरा डिस्कशन उस विषय के ऊपर किया था। इट्स ए कंटिन्यूटी, एक निरंतर प्रक्रिया था। 2024 में पिछले यानी लास्ट लोकमंथन तेलंगाना के राजधानी भाग्यनगर में, तेलंगाना के राजधानी भाग्यनगर है, वो भाग्यनगर में चौथा लोकमंथन हुआ। उस लोकमंथन का विषय था लोकावलोकन, विचार, व्यवहार और व्यवस्था। लोक का जो विज्ञान, लोक के जो कला अपने जीवन में व्यवहार में लाना, इसके लिए कैसे व्यवस्था लोक भारत के अंदर किए, ये सा विषय मुख्यतः वो विषय। एक प्रकार से अगर देखने के समय, हम तो थोड़ा पीछे मोड़कर देखने के समय, ये चारों आयोजन एक निरंतर प्रक्रिया था, एक वैचारिक निरंतरता, एक प्रवाह आपको देखने को मिलता है। उसी पवित्र यात्रा के 5वां चरण वो हमारे राजस्थान के राजधानी जयपुर में, लोक संस्कृति के लिए पूरे विश्व में सबसे प्रसिद्ध राजधानी, सबसे प्रसिद्ध राजस्थान। हर एक 10 किलोमीटर के अंदर वर्ण, राग, सुर, वस्त्र धारण, ये सब में बदलाव इस प्रकार को मिलते हैं। ऐसा
मेरे परिचय में पूरे भारत में दूसरा एक राज्य नहीं ऐसे संस्कृति से संपन्न, संस्कृति से विविधता से संपन्न राजस्थान में आयोजित किया। और उसका जो मुख्य विषय के बारे में भी हम जरा सा सोचकर यहाँ से निकलना चाहिए, वो है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, हम सभी को मालूम है, ये अपने जो पवित्र संविधान के पहला सेंटेंस है, वाक्य है, प्रियम्बल प्रारंभ करते हैं हम भारत के लोग। लेकिन हम जब इस विषय तय करने के समय इसका केवल एकमात्र अर्थ या रिलेवेंस, वो केवल संविधान का पहला सेंटेंस इस रूप में नहीं है। संविधान में यह सेंटेंस आने के बाद भारत के लोग के बारे में सोच भारत ने शुरू किया, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को लगता है 1976 में 42nd अमेंडमेंट के साथ जब सेकुलरिज्म शब्द भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लाने के बाद ही भारत सर्वधर्म समभाव सीखा है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं अभी भी। उस प्रकार का एक शब्द संविधान में डालने के वजह से हम सर्वधर्म समभाव सीखा, ऐसा नहीं है। हम आदिकाल से ही एकम सद्विप्रा बहुधा वतन्ति, ये सोचने वाला लोग है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में है इसलिए हम सेकुलर, ऐसा नहीं है। भारत सेकुलर था, सेकुलर भी नहीं है, सेकुलर से भी परे सर्वधर्म समभाव, इस विषय को लेकर चलते थे। 1976 में ही कांग्रेस के नेता स्वर्ण सिंह जी के द्वारा दूसरा भी एक अमेंडमेंट लाया, हम सभी को मालूम है, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। फंडामेंटल ड्यूटीज जब 76 में आए, इसके बाद राइट के बारे में, कर्तव्य के बारे में, धर्म के बारे में भारत सोचा है, ऐसा नहीं है। भारत आदिकाल से ही धर्माधारित सोसाइटी है। इस प्रकार अगर देखा तो लोग के प्रति विचार, लोग की एकता के बारे में, लोग जब हम कहते हैं उसका अर्थ केवल किसी एक व्यक्ति नहीं है, ये समाज है। लोग जब हम कहते हैं इसका अर्थ बहुत व्यापक है, वो केवल एक ज्योग्राफिकल दायरे के अंदर जीने वाले लोगों के प्रति नहीं है, ये पूरे समाज को इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। और केवल मतदाता को लोग कहते हैं, ऐसा नहीं है। ये सही में हमारे सांस्कृतिक समाज है, ये संस्कृति का संवाहक है लोग, और केवल एक जनसांघ की संज्ञा भी नहीं है, आबादी नहीं है। ये अनुभव, वैचारिकता, दार्शनिकता, सामूहिक स्मृति, आस्था और इस सभी का जीवंत एक स्वरूप है लोग। जब हम लोग कहते हैं इसका अर्थ इतना व्यापक है। एक और बार मैं बताना चाहता हूं, एक केवल एक संवैधानिक आदेश का घोषणा नहीं, इसके जगह पर एक सांस्कृतिक कर्तव्य का उद्घोष है लोग। हमारे एक सांस्कृतिक कर्तव्य है, एक कल्चरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके साथ साथ हम सभी लोगों का एक जनरेशनल ड्यूटी का भी शब्द है लोग। इस लोग के साथ हम सीख रहे हैं, संघर्ष नहीं है समाज के आधार, इसके जगह पर हम सीख रहे हैं सहकार है। ये केवल अधिकार का शब्द नहीं है, ये कर्तव्य का है, ये शोषण नहीं है, पोषण का है। इस प्रकार का विचार समाज के सब लोगों के बीच में लेकर जाने के लिए, और साथ ही साथ एक बार एक साथ आगे चल रहे थे भारतीय समाज लोग के आधार पर, कुछ लोगों ने आकर इसको टूटा। इसको ठीक करने के लिए हमको इतना साल लगा। स्वतंत्रता के बाद ये सब संविधान के, हमारे शिक्षा व्यवस्था के द्वारा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा ये होना चाहिए था, लेकिन हो नहीं पाया। अभी हमारा दायित्व बनता है इसको फिर से एक सेतु बंधन करने के लिए। सो कॉल्ड नगरीय लोगों और शास्त्र लोग और क्लासिक लोग और लोग के बीच में एक सेतु बंधन करने की आवश्यकता है। दैट ब्रिजिंग प्रोसेस इज लोक मंथन। ऐसे लोक मंथन सार्थक तरीके से, सफल तरीके से कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में सोचने के लिए हम सभी लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इतना बताकर मैं समय के सीमा के कारण ज्यादा विस्तार से अभी नहीं बता रहा हूं। यहां मेरा वाणी को मैं विराम देता हूं। वंदे मातरम।
प्रेरक उद्बोधन के लिए माननीय आपका आत्मिक आभार। आपने हम भारत के लोग और लोक की और सर्वधर्म समभाव की संविधान की इतर एक व्यापक व्याख्या प्रस्तुत की। अब मेरा मंचासीन अतिथियों से आग्रह कि माननीय जी अनंत कुमार जी द्वारा लिखित और अनुवादित पुस्तक का अभी कवर पेज का विमोचन करके हमें कृतार्थ करेंगे। मेरा कंट्रोल रूम से आग्रह कि उस पुस्तक के कवर पेज को सामने प्रसारित करेंगे ताकि संपूर्ण सभागार उससे लाभान्वित हो सके। ये पुस्तक लोक बियॉन्ड फोक का हिंदी अनुवाद है। फोक से परे लोक, लोक जिसे राज दरबारों में प्रश्रय नहीं मिला, न ही वह शास्त्रीय कलाओं की तरह सराहा गया, बल्कि फोक कह के उसे अपेक्षित किया गया। ये पुस्तक इसी दृष्टि को परिवर्तित करने का प्रयास करते हुए माननीय जी अनंत कुमार जी द्वारा लिखित पुस्तक। माननीय आपका बहुत बहुत आभार। आज हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में ऐसे कलाकार शोभायमान हैं जिन्होंने कोई मंच नहीं खोजा, कोई दरबार नहीं सजाया, बस थार की रेत में बैठकर अलगोजे में अपनी सांस से ध्वनि दी। तगाराम जी भील, जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित कर केंद्र सरकार ने 2026 में लोक कलाओं को संरक्षण देने की एक नई पहल की। माननीय तगाराम जी भील को मैं आमंत्रित करती हूँ कि अपने उद्बोधन से आज संपूर्ण सभागार को लाभान्वित करेंगे। माननीय तगाराम जी भील, माननीय आप मंच पर पधारें और अपने उद्बोधन से सबको लाभान्वित करें। करतल ध्वनि के साथ स्वागत करेंगे लोक मंथन की आत्मा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सभी हमारे गजेंद्र सिंह जी, दिया कुमारी जी, सभी का मुझे नाम याद नहीं है इसलिए सबको मेरा प्रणाम और नमस्कार। मैं यहाँ पर मुझे बुलाया गया तो मुझे ज्ञान हुआ कि लोग नेता कैसे बनते हैं, कैसा भाषण देते हैं। मैंने दुनिया में घूम घूम कर सुना है, लेकिन मैंने खुद ने भाषण नहीं दिए, तो इसलिए मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी इसी तरह से ज्ञान प्रकट करके और दुनिया में आगे जाऊं और सबको देश के लिए अच्छे संदेश दूं, ये भी मेरी भावना है। तो मैं इसके साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। आभार माननीय तगाराम जी भील का, जिन्होंने 2 शब्दों में अपनी संपूर्ण भाव को हमारे सामने प्रकट किया। माननीय आपका बहुत बहुत आभार। किसी भी महायज्ञ को सफल बनाने के लिए संकल्प के साथ संगठन की आवश्यकता होती है। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी माननीय क्षेत्रीय संचालक श्री रमेश चंद्र जी अग्रवाल को कि आज लोकमंथन 2026 के लिए स्वागत एवं आयोजन समिति की घोषणा कर आज के कार्यक्रम को सार्थकता प्रदान करेंगे। माननीय रमेश जी अग्रवाल। लोक मंथन रो शंखनाद, इस गरिमामय कार्यक्रम में मंचासीन अपने राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी, अपने भारतवर्ष के केंद्रीय शासन में मंत्री श्रीमान गजेंद्र सिंह जी, अपने इस राजस्थान की माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, दूसरे माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान प्रेमचंद जी बैरवा, अपने इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के नाते उपस्थित तगाराम जी भील, अपनी इस संस्कार भारती की जयपुर प्रांत की माननीय अध्यक्ष मधु तैलंग जी, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक और प्रज्ञा प्रभाग के
राष्ट्रीय संयोजक जे नंद कुमार जी, सभागार में उपस्थित समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने अपने कर्तृत्व से नेतृत्वशीलता प्राप्त की, ऐसे सभी भाइयों और बहनों, हम सबका सौभाग्य है कि यह लोक मंथन 2026 का कार्यक्रम राजस्थान की वीर भूमि, भक्ति की भूमि और लोक देवताओं की संस्कृति जहाँ है, ऐसे अपने राजस्थान और जयपुर को यह 2026 के लोक मंथन का यह अवसर हम सबको आयोजित करने का मिला है। इस संपूर्ण आयोजन में अभी एक स्वागत समिति ऐसी बनी है, उसमें और नामों का परिवर्धन यह होगा ही, उसमें और लोगों के नाम भी जुड़ेंगे। अपने इस स्वागत समिति के माननीय अध्यक्ष के रूप में श्रीमान अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा, उपाध्यक्ष उप मुख्यमंत्री श्रीमान प्रेमचंद जी बैरवा, एक और उपाध्यक्ष डॉक्टर एम.एल. स्वर्णकार, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज के जिन्होंने स्थापित किया और जो संरक्षक हैं, महासचिव श्री जे नंद कुमार जी, अभी जिन्होंने अपना उद्बोधन रखा, सचिव श्री दीपक जी शर्मा, भोपाल जिनका केंद्र है, सह सचिव श्री रविंद्र जी भारती, संस्कार भारती के, कोषाध्यक्ष श्री कमलेश जी। इस पूरे संपूर्ण आयोजन को जो जिनके नेतृत्व में, जिनके परिश्रम से ये संपन्न होने वाला है, ऐसे इस आयोजन समिति की माननीय अध्यक्षा श्रीमती दिया कुमारी जी, उपाध्यक्ष श्रीमती मधु भट्ट तैलंग जी, दूसरे उपाध्यक्ष श्री डॉक्टर आदित्य जी नाग, सचिव श्री मनोज जी, दूसरे सचिव श्री देवेश जी बंसल, और यह जो संपूर्ण लोक मंथन का कार्यक्रम होने वाला है, उसके संयोजक के रूप में श्री पंकज कुमार जी संघ के प्रचारक हैं। ऐसे ये सब लोग इस सारे आयोजन में हम सबके सहयोग लेकर के और ये कार्यक्रम बहुत अच्छी प्रकार से संपन्न करेंगे, और इसमें कुछ और नाम भी समय समय पर जुड़ेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आभार माननीय आपका। आपने स्वागत और आयोजन समिति की घोषणा कर संकल्प से सिद्धि तक की हमारे राह को आसान बनाया। अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ ऐसे व्यक्तित्व को जो हमारे बीच आज विशेष उपस्थिति के रूप में हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार श्री प्रेमचंद जी बैरवा को। अभी उनके साथ एक और जुड़ गया है कि वो स्वागत समिति के उपाध्यक्ष भी हैं। आपका संपूर्ण जीवन सामाजिक समरसता, शिक्षा और जनसेवा को समर्पित है। माननीय भारत माता की। जयपुर में आयोजित लोक मंत्रो शंखनाद 2026 हम भारत के लोग कार्यक्रम में हमारे बीच में राजस्थान सरकार में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, यशस्वी कर्मठ मुख्यमंत्री सम्मान्य भजनलाल शर्मा जी, भारत सरकार के माननीय केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत जी, राजस्थान सरकार की माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, माननीय क्षेत्र संचालक डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी, प्रज्ञा प्रभा के अखिल भारतीय संयोजक एवं आज के मुख्य वक्ता आदरणीय श्री जे नंद कुमार जी, पद्म श्री सम्मानित राजस्थान के लोक परंपरा के गौरव आदरणीय तगाराम जी भील, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारीगण, सम्मान्य हमारी मधु भट्ट जी और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारीगण, लोक कलाकार, शोधकर्ता, युवा साथियों, मातृशक्ति, भारत की लोक चेतना के सभी धारकों को मेरा सादर प्रणाम।
आज का ये कार्यक्रम केवल राजस्थान का स्वागत नहीं है, भारतीय संस्कृति की आत्मा का स्वागत है। ये केवल एक अभिवादन नहीं बल्कि हजारों वर्षों से चली आ रही परंपरा का उद्घोष है, जिसमें अतिथि को देवता माना गया है। आज जब मैं आप सब इस ऐतिहासिक नगरी जयपुर में लोकमंथन 2026 के शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित है, तब ऐसा प्रतीत होता है कि मानो संपूर्ण भारत अपनी लोक परंपराओं, अपने रंगों, अपने सुरों और अपने विचारों और अपनी आत्मा के साथ एक मंच पर उपस्थित हो। आज का यह आयोजन केवल एक कार्यक्रम नहीं है बल्कि ये भारत की उस सनातन चेतना का उत्सव है जिसने हजारों वर्षों तक इस संदेश को जोड़कर रखा। जब जब दुनिया ने भारत को समझने का प्रयास किया, तब तब उसी भारत की पहचान हमारे महलों में कम, हमारे गांवों में अधिक मिली है, हमारी चौपाल में अधिक मिली है, हमारी पुस्तकों में कम, हमारे लोकगीतों में अधिक मिली है। इसलिए क्योंकि भारत को यदि समझना हो तो केवल इतिहास पढ़ना पर्याप्त नहीं है बल्कि भारत को महसूस करना पड़ता है। इसलिए भारत मिलता है तो खेतों की मेड़ों में मिलता है, ऊँट की घंटियों में की धुनों में मिलता है, ढोलक की थाप में मिलता है और मांड गायन में मिलता है, बीलों की बांसुरी में मिलता है, कालबेलियों के नृत्य में और किसी माँ की लोरी में मिलता है। यही भारत का लोकमंथन का विषय है। हमारे इस आयोजन का मूल मंत्र है हम भारत के लोग। यही शब्द जिसमें हमारे संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है, लेकिन इससे भी पहले ये शब्द भारत की हजारों वर्षों पुरानी संस्कृति का परिचय रहा है। भारत ने कभी नहीं कहा कि हम केवल एक जाति हैं, एक भाषा है, एक क्षेत्र है। भारत ने कहा हम अनेक लेकिन हमारी आत्मा एक है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भाषाएं बदलती है पर भाव नहीं बदलता, भोजन बदलता है पर अतिथि सत्कार नहीं बदलता, वस्त्र बदलते हैं पर संस्कार नहीं बदलते, पूजा बदलती पद्धतियां बदलती है पर परमात्मा के प्रति श्रद्धा नहीं बदलती। यही भारत है और यही हमारी शक्ति है और यही लोकमंथन का संदेश है। आज राजधानी की इस धरती तो इस संस्कृति विधवा का सबसे बड़ा उदाहरण कहा जाता है। 20 कोस में पानी बदलने और 40 कोस में वाणी, लेकिन राजस्थान में तो कुछ दूरी पे ही तो बोली बदल जाती है और हमारे लोकगीत बदल जाते हैं, हमारा पहनावा बदल जाता है, लोक देवता भी बदल जाते हैं, लेकिन भारत माता के प्रति प्रेम नहीं बदलता है। मारवाड़ की माटी में मेवाड़ की शान अलग है, शेखावाटी की पहचान अलग है और हाड़ौती की मिठास अलग है, ढूंढाड़ का सौंदर्य अलग है, मेवात की संस्कृति अलग है, लेकिन इन सबको जोड़ने वाली आत्मा एक ही है, वो है भारतीय संस्कृति। यह वह भूमि है जहाँ महाराणा प्रताप ने स्वाभिमान का पाठ पढ़ाया। यह वह भूमि है जहाँ पन्नाधाय ने मातृत्व से ऊपर उठकर राष्ट्र धर्म को रखा है। यह वह भूमि है जहाँ वीर दुर्गादास राठौड़ ने त्याग की परिभाषा लिखी थी और यह वह भूमि है जहाँ संत दादू दयाल ने समरसता का संदेश दिया है। यह वह भूमि है जहाँ बाबा रामदेव जी, तेजाजी, गोगाजी, देवनारायण जी, बापू जी जैसे लोक देवताओं ने समाज को जोड़ने का काम किया और यह वह भूमि है जहाँ लोक कलाकारों के बिना किसी विश्वविद्यालय में पढ़े पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी भारत की इस संस्कृति इतिहास की अपनी कला को जीवित रखा है। इसलिए आज इस लोकमंथन के कार्यक्रम में आप सभी का मैं बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आभार माननीय आपका। आपकी उपस्थिति हमें गौरवान्वित करने वाली है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी एक ऐसी शख्सियत को जो राजस्थान की समृद्ध कला, संस्कृति एवं विरासत के संरक्षण और संवर्धन के प्रति सदैव प्रतिबद्ध रही हैं। वो भाग्यनगर हैदराबाद में होने वाले पिछले लोक मंथन की साक्षी भी रहीं और आज हमारे आयोजन समिति की अध्यक्षा भी हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री दिया जी कुमारी, सांस्कृतिक मंत्री के रूप में आपकी उपस्थिति हमें गौरव करने वाली है। मैं आप बताइए। भारत माता की। लोक मंथन रोज शंखनाद कार्यक्रम में हमारे बहुत ही यशस्वी, लोकप्रिय और जो अब हमारे राजस्थान के लिए तो भागीरथ हैं, ऐसे ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी
और मुझे लगता है कि जिन्होंने राजस्थान को कैसे हम राजस्थान की संस्कृति, भारत की वैसे संस्कृति मैं तो कहूँगी, पूरा जो जिस तरह से टूरिज्म को, संस्कृति को हर प्रकार से अब एक पूरा एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे लेकर आए हैं। और इससे पहले भी आपका तो मैं जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम होगी। वैसे ही हमारे कैबिनेट मंत्री श्री हमारे गजेंद्र सिंह जी, हमारे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बैरवा साहब, जिन्होंने आज बहुत विस्तार से राजस्थान की संस्कृति के बारे में बताया, लोक कलाकारों के बारे में, लोक देवताओं के बारे में, राजस्थान के बारे में बहुत विस्तार से उन्होंने अभी अपनी बात रखी। हमारे भाई साहब डॉक्टर रमेश जी अग्रवाल भाई साहब, हमारे श्री जे नंद कुमार जी, आप, मुझे लगता है कि आपने पूरा, आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं पूरे आपके प्रयासों से पहुँचे हैं। आपने जिस तरह से लोक मंथन के अब ये 5 आयोजन हो चुके हैं और हम लोग अब ये राजस्थान में जो आयोजन करने वाले हैं, मुझे लगता है सभी कुछ आपके प्रयासों से आज ये सफल हुआ है, ये हम लोग करने जा रहे हैं। तो आपका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे तागाराम जी भील साहब, जो मतलब उनका तो मैं कहूँगी इतना कुछ आपने राजस्थान को दिया है। हमारी डॉक्टर मधु भट्ट जी, आपका भी बहुत अच्छा लगा मतलब। और हमारे निम्बाराम जी भाई साहब और यहाँ विराजमान सभी हमारे प्रबुद्धजन, अलग अलग संगठनों से पधारे सभी पदाधिकारीगण और सभी अतिथिगण, मैं सबसे पहले तो मुझे लगता है हम सबके लिए बहुत ही गर्व की बात है कि ये लोक मंथन हम भारत के लोग का आयोजन राजस्थान में हो रहा है। ये सभी के लिए, हम सभी राजस्थानियों के लिए गर्व की बात है। और मुझे भी आपने अवसर दिया कि मैं भी इस पूरे कार्यक्रम से जुड़ूं। और मुझे लगता है कि जो मैंने देखा, क्योंकि मैं हैदराबाद गई थी और मैंने वहाँ आयोजन देखा, जब मैंने देखा तो उस समय, उससे पहले वैसे गजेंद्र सिंह जी ने भी आग्रह किया था कि राजस्थान में होना चाहिए, उसके बाद मैंने भी आग्रह किया कि नहीं राजस्थान में होना चाहिए, और आज राजस्थान में ये हो रहा है। तो ये बहुत ही गर्व की बात है। और राजस्थान मुझे लगता है सबसे उचित स्थान भी है लोक मंथन के लिए। और हमारी जो संस्कृति है, हमारी विरासत है, हमारी परंपराएं हैं, ये मैं तो, क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ, तो मैं ये मानती हूँ कि सबसे सर्वश्रेष्ठ हमारा राजस्थान है इस मामले में। तो ये सभी मानते हैं। और आज ये आयोजन होने जा रहा है, हम सबके लिए बहुत ही गर्व की बात है। और लोक मंथन जैसे आयोजन केवल विचारों का आदान प्रदान नहीं होते, बल्कि समाज को नई दिशा देने का माध्यम बनते हैं। स्थानीय प्रतिभाओं को आधुनिक वैज्ञानिक आधार से जोड़ते हैं। जब विद्वान, युवा, शिक्षक, कलाकार और समाज के विभिन्न वर्ग एक मंच पर भारतीय संस्कृति, संस्कार और परंपराओं पर मंथन करते हैं, तो नए विचार, नए समाधान और नए संकल्प जन्म लेते हैं। मुझे खुशी है कि मैंने हैदराबाद में पूर्व में आयोजित कार्यक्रम में भाग भी लिया, और मुझे लगता है कि हम में से बहुत से होंगे जिन्होंने किसी न किसी लोक मंथन के कार्यक्रम में भाग भी लिया होगा, देखा भी होगा, अनुभव किया होगा। तो मुझे लगता है कि क्यों ना हमारे राजस्थान में होना चाहिए। और हम हर संभव प्रयास करेंगे कि हमारा कार्यक्रम बहुत ही भव्य हो और बहुत सबसे सर्वश्रेष्ठ राजस्थान का कार्यक्रम होने वाला है, ये मैं आपको आज आश्वस्त करती हूँ। भारत केवल एक देश नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से चली आ रही संस्कृति, संस्कार और परंपराओं की जीवंत धरोहर है। हमारी पहचान, भाषा, परिवार व्यवस्था, गुरु शिष्य परंपरा, योग, आयुर्वेद, त्योहारों और वासुदेव कुटुंबकम, अतिथि देवो भव आदि हमारी, मुझे लगता है कि हमारी पहचान है हमारे भारत की। आज जब दुनिया तनाव, पर्यावरण संकट, सामाजिक बिखराव जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है, ऐसे समय में भारतीय जीवन दर्शन समाधान प्रस्तुत करता है।
हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं। आज विश्व भारत की ओर केवल आर्थिक शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, नैतिक मार्गदर्शन के रूप में देख रहा है। आज आवश्यकता है कि हम इन संस्कारों को जीवन का हिस्सा बनाएं। नव पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ने के लिए परिवार, विद्यालय और समाज तीनों सहभागी बने। अब जब हमारे बच्चे अपने इतिहास, महापुरुषों और परंपराओं को जानेंगे, उनमें अपनी संस्कृति के प्रति गर्व का भाव विकसित होगा। तो मैं तो यही कहूँगी कि ये बहुत ही हम सभी के लिए, फिर से कहना चाहूँगी, सौभाग्य की बात है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करूँगी कि उन्होंने भी इसमें पूर्ण रूप से हमको सबको ये निर्देश दिए हैं कि सबको इसमें लगना है और बहुत भव्य कार्यक्रम करना है। तो मैं एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आभार। माननीय, मैं आश्वस्त कराना चाहती हूँ आपको संपूर्ण वैचारिक समूह परिवार की तरफ से कि इस बार लोक मंथन 2026 राजस्थान संस्कृति के इतिहास में एक नया अध्याय होगा। आपका बहुत बहुत आभार माननीय। कुछ परिचय जो मंच की तरफ से करवाए जाने शेष रह गए हैं। माननीय श्री जसवंत जी खत्री, वो सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता हैं और क्षेत्र कार्यवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हैं। श्री कृष्ण कुमार जी अडानिया, सह प्रांत कार्यवाह जयपुर प्रांत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हैं। श्री रविंदर जी भारती, संस्कार भारती के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष हैं। दिल्ली से पधारे हैं पांचजन्य के संपादक श्री हितेश शंकर जी। ये मंच उनका भी अभिनंदन करता है। इस आयोजन में अनेक विश्वविद्यालयों के कुलगुरु भी उपस्थित हैं। ये मंच उनके प्रति भी आभारी है, आपका भी अभिनंदन करता है। महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित प्रोफेसर वैद्य बनवारी लाल गौड़ और पूर्व कुलपति राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय भी हमारे बीच में उपस्थित है। हम आपका आभारी हैं सर। प्रोफेसर एन के पांडे, कुलगुरु पत्रकारिता विश्वविद्यालय, सर हम आपके भी आभारी हैं। अब वक्त है ऐसे व्यक्तित्व को मंच पर आमंत्रित करने का जो राजस्थान की धरती पर जन्मे, यहाँ की लोक संस्कृति को जिन्होंने जिया, पर आप केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री के रूप में देश की सांस्कृतिक नीति का नेतृत्व कर रहे हैं। श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत, आप केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री हैं। आपकी गरिमा में उपस्थिति पाकर सर हम कृतार्थ हैं, आनंदित हैं। आप पधारिए सर और संपूर्ण सभागार को अपना सार्थक उद्बोधन देकर हमें लाभान्वित कीजिए। तगाराम जी को जब अभी कहा खड़े होकर के बात करने के लिए, तो उन्होंने कहा मेरा भी मन होता है कि मैं भी भाषण दूं और अपने दिल की बात लोगों को बताऊं। मैं तगाराम जी को ये कहना चाहता हूं कि इससे बच के रहने का भी फायदा है, और वो इसलिए कि आपने जो जीवन पर्यंत साधना की है, जो अलगोजे से आप सांस से जो स्वर लहरियां उत्पन्न करते हो ना, वो सीधा दिल में जाती है। और हम लोग जो इस मंच पर भाषण देते हैं ना, वो दिमाग में जाती है, जो दिल में जाती है वो स्थायी रूप से प्रभाव डालती है। लोकमंच के इस कर्टन रेजर कार्यक्रम में जब आज राजस्थान की धरती पर दिसंबर महीने के पहले सप्ताह में एक अनूठा आयोजन होने वाला है, उस आयोजन की रूपरेखा, उस आयोजन की भूमिका, उस आयोजन के पीछे का भाव, उद्देश्य और आयोजन की बारे में हम सबको जानकारी देने आयोजन समिति, स्वागत समिति के घोषणा औपचारिक रूप से करने के इस कार्यक्रम में हम सब के बीच में उपस्थित राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनको मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने राजस्थान की प्यास बुझाने के लिए जिस तरह का निर्णय कल किया, वो राजस्थान के इतिहास में आने वाले वर्षों में अंकित किया जाएगा। आदरणीय श्री भजनलाल शर्मा जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सम्मानित
क्षेत्र संघ चालक आदरणीय श्री रमेश अग्रवाल जी, मंच पर उपस्थित जिनका उद्बोधन, जिनका मार्गदर्शन हम सबको मिला, और मुझे लगता है कि उसके बाद में शायद किसी भाषण की कहीं कोई गुंजाइश भी नहीं थी। ऐसे वरिष्ठ प्रचारक श्रद्धेय जे नंद कुमार जी, मंच पर उपस्थित राजस्थान की सम्मानित उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी, संस्कार भारती की जयपुर प्रांत की प्रांत अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर मधु भट्ट तैलंग जी, पद्मश्री आदरणीय श्री तगाराम भील जी, मंच के सामने उपस्थित सभी सम्मानित विद्वज्जन, सम्मानित विशिष्टजन, कला साधकों और देवियों और सज्जनों, मित्रों, आप सबको प्रणाम करते हुए मैं इतना सा निवेदन करना चाहता हूं कि आज जिस कार्यक्रम के निमित्त हम सब लोग यहां एकत्रित आए, ये मात्र एक कार्यक्रम का कर्टेन रेजर नहीं है, अभी तो एक विचार का शंखनाद करने का उत्सव है। एक ऐसे राष्ट्रीय जागरण का शंखनाद हम सब लोग यहां करने के लिए उपस्थित आए। अभी आदरणीय जय नंद कुमार जी जब चर्चा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि डिकोलोनाइजेशन जो है, इसके इफर्ट्स इंटेलेक्चुअल सोसाइटी के बीच में 1947 में आज़ादी के बाद प्रारंभ हो गए थे। अच्छा, मैं पूरी क्षमा प्रार्थना कहते हुए कहना चाहता हूं कि भारत की संस्कृति ने, भारत की संस्कृति की प्रज्ञा जिन लोगों को समझ थी, उन लोगों ने कभी कॉलोनाइजेशन के माइंडसेट को स्वीकार ही नहीं किया था। उसका प्रतिरोध अंग्रेज जिस दिन इस धरती पर आया था, उस दिन से भारत में प्रारंभ हो गया था। और 2047 के बाद में दुर्भाग्य से जो लोग डिकॉलोनाइजेशन की बात करते थे या सोचते भी थे, उनको यह तथाकथित इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वो इंटेलेक्चुअल मानते नहीं थे, स्वीकार नहीं करते थे, उनको कंजर्वेटिव माना जाता था। इस तरह की सोच रखने वाले लोगों को हीन भावना से देखा जाता था। और मैं ये मानता हूं कि ये लोक रंग जो कार्यक्रम है, लोक मंथन का जो मंच है, ये देश को उस हीन भावना से निकालने और उस हीन भावना से बाहर निकाल करके भारतीयों को भारत के साथ जोड़ने का उत्सव है, उसका कार्यक्रम है। मित्रों, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि लोकमंत्र कोई आयोजन मात्र नहीं है, अपितु लोकमंथन भारत की आत्मा का भारत के साथ में संवाद का कार्यक्रम है। एक ऐसी सभ्यता के आत्ममंथन का कार्यक्रम है जिसने शताब्दियों तक, सहस्त्राब्दियों तक केवल संघर्ष नहीं अपितु संवाद को हमेशा अपना आदर्श माना। भारत की विविधताओं को भारत के लोगों ने कभी भारत में विभाजनकारी नहीं माना, कभी व्यवधान के रूप में स्वीकार नहीं किया, अपितु भारत की राष्ट्रीय चिति ने, भारत की आत्मा ने इस विविधता को भारत की शक्ति के स्वरूप में हमेशा इसका वंदन किया, अभिनंदन किया, अभिवादन किया, पूजन किया। मित्रों, भारत में संस्कृति कोई अतीत की वस्तु नहीं है, क्योंकि हम भारतीयों के लिए एक हजारों सालों का एक सुदीर्घ संस्कृति का सभ्यतागत इतिहास है। और हम भारत के सब लोग, चाहे किसी क्षेत्र में रहते होंगे, किसी समाज का प्रतिनिधित्व करते होंगे, किसी भी स्तर का जीवन जीते होंगे, अंततः भारतीय व्यक्ति जो है, उसके लिए आदर्श जो है वो स्थिति है कि हमको वापस सतयुग से लेकर के, त्रेता से लेकर के, द्वापर से लेकर के हम कलयुग तक पहुंचे, वापस उस आदर्श की स्थिति तक जाना है। इसलिए हमारे लिए संस्कृति कोई इतिहास के पन्नों या अतीत का विषय नहीं है। हम भारतीयों के लिए संस्कृति जो है वो उस भविष्य के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन है, एक संसाधन है, एक नाव है जो हमको इस वैतरणी को पार करा सकती है, ले जा सकती है। मित्रों, इस वर्ष जैसा आदरणीय नंद कुमार जी ने कहा कि लोकमंत्र की थीम रखी गई, हम भारत के लोग। और पहली दृष्टि में ये लगता है कि हम भारत के लोग जो है, ये संविधान के जो हमारी प्रस्तावना है उसका पहला वाक्य है। किंतु भारत की सभ्यतागत दृष्टि से यदि हम देखें
और इस हजारों साल की विकास की परंपरा के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो ये केवल संविधान के पहला वाक्य मात्र या उस तक सीमित नहीं है, अपितु ये भारत की अनादि चेतना का संविधान के माध्यम से 140 करोड़ भारतीयों का सामूहिक उद्घोष है। हम भारत के लोग जब हम इस बात की चर्चा करते हैं, भारत किसी एक सत्ता की रचना नहीं है, किसी एक शासन की या शासन पद्धति की या किसी धार्मिक पद्धति का अनुसरण करने वाले लोगों की रचना मात्र भारत नहीं है। भारत किसी एक भाषा, भारत किसी एक जाति, भारत किसी एक विचार, भारत किसी सोच का परिणाम नहीं है, अपितु भारत इसका निर्माण ऋषियों ने किया, मनीषियों ने किया, साधकों ने किया, शासकों ने किया। भारत का निर्माण भारत के किसानों ने किया, भारत के लोक कलाकारों ने किया, भारत का निर्माण जो है भारत के संतों ने किया, भारत के शिक्षकों ने किया, और करोड़ों करोड़ों भारतीयों ने इस परंपरा का निर्वहन करके लगातार इसको इवॉल्व करते हुए, उद्विकास करते हुए भारत के करोड़ों लोगों ने किया है। इसलिए भारत का वास्तविक निर्माता यदि कोई है तो वो भारत का लोक है। जो आदरणीय नंद कुमार जी ने कहा, जिसको फोक के रूप में सीमित कर अपमानित करने का षड्यंत्र किया गया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग जो हैं, ये लोक ध्वनि है और यही भारत की आत्मा भी है और भारत का साक्षात जो है वो विशाल विराट स्वरूप भी है। मित्रों, आज की परिस्थिति में जब पूरी दुनिया अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगभग हम सब लोगों के जीवन में प्रवेश कर चुका है। आज हम क्वांटम कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं और दुनिया बहुत तेजी गति के साथ में क्वांटम कंप्यूटिंग का लक्ष्य हासिल करने के लिए एक बड़े निवेश के साथ में उसके तरफ आगे बढ़ रही। हम मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं, हम जीनोम सीक्वेंसिंग की बात कर रहे हैं और बहुत गति के साथ में उस पर काम हो रहा है, प्रगति हो रही। भारत कभी विज्ञान का विरोधी नहीं था, हमने हमेशा विज्ञान का स्वागत किया। हम इस वैज्ञानिक अनुसंधान का, खोज का भी निश्चित रूप से स्वागत करते हैं, हम खुद भी उस पर काम कर रहे हैं। हम न नवाचार के विरोधी हैं, न तकनीकी के विरोधी हैं, किंतु भारत दुनिया को एक सत्य का और स्मरण इस सब के साथ साथ में कराता है, और वो एक कहता है कि जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, तो भारत के पास में दुनिया को देने के लिए एक अमूल्य धरोहर है जो अमूर्त है और सदियों सदियों की साधना के बाद में हुई है। दैट इज आवर एंसेस्ट्रल इंटेलिजेंस। और जिस एंसेस्ट्रल इंटेलिजेंस पे हमने गर्व करना छोड़ दिया था, जो भारत के प्रज्ञा के प्रवाह में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे निरंतर बिना किसी लिखित साहित्य के निरंतर हजारों साल से प्रवाहमान थी, उस एंसेस्ट्रल विजडम, उस एंसेस्ट्रल जो है इंटेलिजेंस, जो किसी एल्गोरिथम से निर्मित नहीं थी, जो किसी कंप्यूटर में कोडिफाई करके भाषा के रूप में नहीं लिखी गई थी, वो हजारों साल के अनुभूति से, अनुभव से, वो हजारों साल की साधना से उद्विकासित हुई थी। लोक जीवन से, लोकाचार से, लोक व्यवहार से, लोक भाषाओं से, लोक कलाओं से पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने निरंतर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उस लोक कला का संवरण करते हुए, संचयन करते हुए, हस्तांतरण करते हुए संस्कारों को के द्वारा उसको विकसित किया था। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम सब के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस विषय का संज्ञान कराने के लिए, इसके लिए गर्व की अनुभूति हम सब लोगों को हो सके, इसके लिए जो है ये लोक मंथन के कार्यक्रम की कल्पना की गई। मित्रों, इसलिए मैं कहूंगा कि लोक मंथन किसी अतीत का उत्सव नहीं है, न लोक कलाओं के संरक्षण का एक मंच है, क्योंकि भारत में लोक कथाएं, लोक कलाएं ये कभी दमन के जो अनंतिम लेवल तक जब पहुंच गया था, अल्टीमेट लेवल ऑफ सप्रेशन था, ऑपरेशन था, उस समय भी भारत की लोक कथाएं, लोक कलाएं, लोक परंपराएं, लोक व्यवहार वो जीवित रहा था। लेकिन आज जब हम लोक मंथन का कार्यक्रम करते हैं तो ये लोक मंथन का कार्यक्रम जो है
उसके प्रति हम वापस गर्व की अनुभूति से समाज को भर सकें, इसके लिए आवश्यक भी है। और इसके लिए एक विराट विशाल चिंतन को करते हुए इस सब को जो है खड़ा किया गया है। इसलिए मैंने कहा कि लोक मंथन के द्वारा हम भारत के सांस्कृतिक आत्मविश्वास का सार्वजनिक उद्घोष एक बार फिर करने के लिए एक रचना के साथ में खड़े हुए हैं। मित्रों, जब हम लोक कहते हैं तो उसका अभिप्राय केवल लोक नृत्य से, लोक संगीत से, लोक कला से मात्र यहां तक नहीं। अभी तो भारत में लोक का अभिप्रेत जो है वो राष्ट्र की आत्मा का प्रकटीकरण है। भारत में समाज की सामूहिक स्मृति जो है वो लोक है। भारत में पीढ़ियों का संचित अनुभव जो पीढ़ी दर पीढ़ी समृद्ध होते हुए हस्तांतरित हुआ है वो भारत में लोक है। भारत में परिवार, समाज और उसके साथ साथ में राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना को आहूत करने वाला तत्व जो है वो भारत में लोक है। ये कारण है कि भारत में शास्त्र, जिसे क्लासिकल कहा गया, वो और लोक कभी परस्पर विरोधी नहीं थे। लेकिन दुर्भाग्य से बीच में ये जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, इसकी जो पीढ़ी आई थी, इस पीढ़ी ने इनके बीच में एक विरोध और उनके बीच में एक ऊंचे और नीचे इसका भाव इस तरह से पैदा करने का प्रयास किया। भारत में तो शास्त्र ने सिद्धांत दिए थे और लोक ने उनको जीवन में उतारने का मंत्र दिया था। भारत में शास्त्र ने जो है वो दिशा दी थी और लोक ने उसको व्यवहार में उतारा था। इसलिए भारत में इस समन्वय के चलते हुए भारत कभी एक देश नहीं था। हमारे मनीषी जो हैं, विचार परिवार के पुरोधा, ये कहते हैं कि भारत ने, इसीलिए भारत एक जीवंत राष्ट्र पुरुष बना और भारत को जीवंत राष्ट्र पुरुष बनाने का काम जो है भारत की इस लोक संस्कृति ने, लोक व्यवहार ने किया। मित्रों, इसलिए मैंने कहा कि लोकमंथन किसी विचारधारा का मंच मात्र भी नहीं है, किसी एक विचार को स्थापित करने का विषय भी नहीं है, अपितु लोकमंथन सभ्यतागत चेतना के पुनरुद्भव का एक प्रयास है। ये मतभेद मिटाने का प्रयास नहीं है, क्योंकि विविधताएं भारत की शाश्वत सत्य और शक्ति हैं। ये उन जो है लोक और शास्त्र के बीच का जो मन भेद है, उस मन भेद को समाप्त करने की कोशिश है। मित्रों, इसलिए भारत में जो विविध अनुभव भारत के विभिन्न सिद्धांतों के साथ में जुड़े हुए थे, उन सिद्धांतों को पुनर्स्थापित करना, भारत की आत्मा को पुनर्स्थापित करने, भारत की आत्मा को वापस जागृत करने का प्रयास जो है, उन जो है ये लोकमंथन का मंच है। आज में लाखों लाखों ऐसे लोग जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर साधना करते हुए तमाम तरह के अवरोध, तमाम तरह की कठिनाइयों, तमाम तरह की चुनौतियों, तमाम तरह के संकटों, तमाम तरह के दबावों को झेलते हुए भी इस लोक की परंपरा को कायम रखा। आज मैं उनके प्रति श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए भारत की आत्मा को जीवंतता जिन्होंने प्रदान की, उनका स्मरण करते हुए आज जब हम वापस उनको चैतन्य करने के लिए एकत्रित हुए, उनका स्मरण करते हुए उनको लाखों 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 बधाइयाँ, कोटि काटि आभार उनके प्रति ज्ञापित करना चाहता हूँ। ये तो कल्पना कीजिए, राजस्थान में एक लंगा गायक एक परंपरा को स्वरबद्ध करता है, कितने सालों तक उस परंपरा को कितने लोगों ने जीवंत बना करके रखा होगा। एक मंगनियार जब गीत गाता, एक अलगोजा वादक तलगाराम भील जी जैसा जो पीढ़ी परंपरा से अलगोजा बजा रहा होगा, ऐसे पीढ़ियों के जो है अनुभवों को जीवित रखता है। एक कालबेलिया नृत्य करने वाली महिला अपने पारंपरिक उत्सव से लेकर के किस तरह से आज वो जो है राजस्थान की पूरे विश्व भर में पहचान बन जाती है। यहाँ जो है इस लोक कलाकार की और लोक कला के माध्यम से उत्सव धर्मिता का परिचय हम सबका होता है। उन्होंने जो एक लोक का रंग करने वाला व्यक्ति केवल चित्र नहीं बनाता, जो पाबूजी के पढ़ बनाता था वो भी, और जो पाबूजी के पढ़ बाँचता था वो भी, वो दोनों ही लोक शिक्षण, प्रशिक्षण और संस्कारों के हस्तांतरण में अपनी भूमिका का निर्वहन करते थे। इसलिए मैं आज इस मंच पर खड़े करके कहता हूं कि लोक कला का साधक जो व्यक्ति है,
वो केवल कलाकार मात्र नहीं है, अपितु वो भारत की सांस्कृतिक समृद्धि और इसके प्रवाह को अक्षुण्ण बनाए रखने वाला ऐसा अभिलेखागार है, ऐसा संरक्षक है। इट इज़ एन आर्काइव्स ऑफ आवर एंड कस्टोडियन ऑफ आवर कल्चरल प्रैक्टिसेस। मित्रों, इसलिए लोकमंत्र के इस उद्देश्य के साथ में हम सब जुटे हैं। मैं सौभाग्यशाली मानता हूं कि राजस्थान को इस 5वें पड़ाव पर लोकमंथन को आयोजित करने का सौभाग्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। और मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, आभार ज्ञापित करना चाहता हूं प्रज्ञा प्रवाह की टीम, आदरणीय जय नंद कुमार जी यहाँ उपस्थित हैं, बाकी सभी प्रज्ञा प्रवाह के वरिष्ठ जन यहाँ एकत्रित हैं। मैं उन सब का अभिनंदन करना चाहता हूँ, आभार ज्ञापित करना चाहता हूँ कि राजस्थान को ये सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया। और ये 5वां पड़ाव मित्रों, 5वां सर्ग जो है, आप रामचरितमानस उठा करके देखिए, उसका 5वां अध्याय क्या है? सुंदरकांड। रामचरितमानस का सबसे सुंदर पक्ष अगर कहीं उद्धृत होता है वो उस 5वें पड़ाव में होता है। महाभारत का 5वां पड़ाव उठा करके देखिए, भीष्म पर्व महाभारत का 5वां पड़ाव है। महाभारत की अगर आत्मा कहीं है तो उस भीष्म पर्व में महाभारत की आत्मा है। इसलिए लोकमंथन के लिए राजस्थान से बेहतर उर्वरा कोई धरती नहीं हो सकती। लोकमंथन के लिए राजस्थान से बेहतर 5वां लोकमंथन आयोजित करने का कोई स्थान नहीं हो सकता। यह आपने अवसर जो है लोकमंथन का 5वां सर्ग आयोजित करने का ऐसा अनूठा अवसर राजस्थान को दिया, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपका आभार ज्ञापित करता हूं और मैं बहुत बहुत सारा जो है उसके लिए आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। हम सब के मन में स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न खड़ा हो सकता है कि लोकमंथन राजस्थान में आयोजित होगा तब लाभ राजस्थान को क्या होगा? पत्रकार मित्र खड़े होंगे, बाहर निकलते ही पूछ लेंगे इससे राजस्थान को क्या फायदा होगा? क्योंकि सामान्यतः इस भौतिक युग में हमको फायदा जो है या तो जितने सिर वहां आते हैं उससे होता है या इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, सिर्फ हम फायदा उतना ही देखते हैं। और इससे ज्यादा हम मंच पे बैठे हुए राजनीतिक क्षेत्र के लोग जो है, फायदा हमको पॉलिटिकल गेन क्या होने वाला है उसके से हम फायदे को आकलन करते हैं। लेकिन लोकमंथन का राजस्थान में जो है, जो राजस्थान में आयोजन होगा उससे निश्चित रूप से राजस्थान की धरती, जैसा अभी आदरणीय जय नंद कुमार जी ने अपनी बातचीत में कहा, आदरणीय दिया कुमारी जी ने कहा, राजस्थान जो विविधताओं से भरी हुई धरती है, सांस्कृतिक विविधता की सबसे बड़ी परिचायक धरती है। भारत के सांस्कृतिक विमर्श का जो नया शुरुआत है उसका केंद्र मैं आज जिम्मेदारी से कहता हूं कि इस 5वें लोकमंथन के बाद में राजस्थान बनने वाला है। आज जब भारत सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा है, वी आर अंडरगोइंग ईरा ऑफ कल्चरल रिनासेंस, और उस समय में राजस्थान में इस लोकमंत्र के आहूत होने के बाद, इसके संपन्न होने के बाद में जब देश के अंदर ये सांस्कृतिक विमर्श को जो नई ऊंचाई मिलेगी, वो ऊंचाई निश्चित रूप से राजस्थान को एक नया गौरव प्रदान करेगी। और जब 2047 तक भारत विकसित होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना के अनुरूप भारत सशक्त बनेगा, समृद्ध बनेगा, समर्थ बनेगा, लेकिन उसके साथ साथ में भारत विश्व का मार्गदर्शक बनेगा, क्योंकि भारत अपनी सांस्कृतिक चेतना की जड़ों के साथ में वापस जुड़ जाएगा। और उसको जोड़ने का एक प्रमुख मील का स्तंभ जो है, यह हमारा 5वां लोकमंथन राजस्थान का लोकमंथन होगा। ऐसी अपेक्षा के साथ में, ऐसा विश्वास माननीय नंद कुमार जी को और पूरी टीम को दिलाते हुए, जिन साथियों को आज इसकी जिम्मेदारी दी गई है, आप सब लोगों को प्रतीकात्मक रूप से जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन हम सभी लोग जो मंच पर बैठे हैं, मंच के सामने बैठे हैं, मैं उन सब की तरफ से और राजस्थान के सब लोगों की तरफ से आपको विश्वस्त करता हूं, आश्वस्त करता हूं कि हम सब लोग मिलकर के अपने प्राण प्रण की ऊर्जा से इस लोकमंत्र को भव्य बने, दिव्य बने, और लोकमंथन जो है एक मील का पत्थर बने, इसको सुनिश्चित करेंगे। बहुत सारा धन्यवाद, अभिनंदन, आभार। भारत माता की। अत्यंत प्रेरणादायी उद्बोधन, आभारी हैं माननीय आपके। आपने बताया कि जब हम गर्व से कहते हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, उसके पीछे ये सांस्कृतिक चेतना है, ये लोक है। अब वह क्षण जिसका संपूर्ण सभागार को बेसब्री से इंतजार, हमारे बीच में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं एक यशस्वी, दूरदर्शी एवं कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तित्व, जिन्हें मरु प्रदेश के भागीरथ की संज्ञा दी जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। मैं अत्यंत विनम्रतापूर्वक आग्रह करती हूँ
माननीय भजनलाल जी शर्मा, मुख्यमंत्री राजस्थान राज्य, आप मंच पर आएं और अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हमें बताएं। इससे पहले एक आपसे आग्रह सर कि लोकमंथन की वेबसाइट को आप लोकार्पण करें। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा, जिनके प्रेरणादायी नेतृत्व में राजस्थान विकास और सांस्कृतिक संरक्षण दोनों दिशाओं में निरंतर आगे बढ़ रहा है। वेबसाइट का लोकार्पण करते हुए माननीय भजनलाल जी शर्मा सर, हम आपके आभारी हैं। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन माननीय। मैं सम्मानपूर्वक आमंत्रित करती हूँ आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सभी को नमस्कार। आज के इस लोक मंथन और शंखनाद के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय केंद्रीय मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति भारत सरकार श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, कैबिनेट में मेरी साथी और उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, दूसरे उप मुख्यमंत्री माननीय प्रेमचंद बैरवा जी, अखिल भारतीय संयोजक प्रज्ञा प्रभा श्री जे नंद कुमार जी, क्षेत्र के संघचालक सम्मान्य डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी, विख्यात ध्रुपद गायिका संस्कार भारती की जयपुर प्रांत की अध्यक्ष श्रीमती मधु भट्ट तेलंग जी, अलगोजा वादक पद्मश्री श्री तगाराम जी भील साहब, मेरे सामने बैठे अपने विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले सभी बंधु और भगिनी, सबसे पहले तो मैं आप सभी का इस लोक मंथन की पहले कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि आज ही थोड़ी देर पहले स्वागत अध्यक्ष की घोषणा की है, इसलिए मेरा दायित्व बनता है कि आज से ही मैं उस स्वागत में आपके में पूरी तरह से लगूं और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। सबसे पहले मैं लोक मंथन 2026 के आयोजकों को हार्दिक बधाई देता हूं, जिन्होंने इस राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान की मिट्टी में ये 5वां कार्यक्रम करने का आपने जो अवसर दिया है, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इसकी थीम भी जिस प्रकार से रखी गई है, जिससे बोलते ही मन के भाव में अंतर आता है, क्योंकि हमारी संस्कृति, हम भारत के लोग जैसे अत्यंत सार्थक विषय के साथ इस राष्ट्रीय वैचारिक महायज्ञ का आयोजन राजस्थान की धरती पर करने का निर्णय लिया है। राजस्थान की यह धरती, यह शक्ति और भक्ति की धरती है। यह महाराणा प्रताप की धरती है, महाराजा सूरजमल की धरती है, त्याग की मूर्ति पन्नाधाय की धरती है, भक्ति की मूर्ति मीराबाई की धरती है, और अपने आप को पर्यावरण के लिए समर्पित करने वाली हमारी उस मां की धरती है। मैं आपको इसलिए ये भी कहूंगा कि
ये हमारे लिए गर्व का विषय है, सम्मान का विषय है, उत्तरदायित्व का विषय है। राजस्थान सरकार तथा प्रदेश के समस्त जनता गौरवपूर्ण आयोजन का हृदय से स्वागत करती है। इसमें लोक मंथन का उद्देश्य राष्ट्र सर्वोपरि, भावना से प्रेरित विचारों, कर्मशील लोगों, लोक कलाकारों, कारीगरों, शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं, युवाओं का एक साझा मंच प्रदान करेगा। क्योंकि आपने देखा है कि अब भारतीय दृष्टि से राष्ट्रीय जीवन के महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक संवाद होगा। भारत की विचार परंपरा को नई ऊर्जा मिलेगी, और वो नई ऊर्जा इसलिए मिलेगी कि आप सभी ने देखा है कि व्यक्ति को अनुभूति 3 प्रकार से होती है। वो अनुभूति होती है या तो देख करके होती है, या सुन करके होती है, या पढ़ करके होती है। और ये भारत की धरती वो धरती है कि हमेशा अपनी संस्कृति के लिए, अपने विचारों और संस्कारों को बढ़ाने के लिए लगातार गांव की चौपाल से लेकर के ऊपर तक हमेशा इसके लिए काम होता है। लेकिन वो काम इस प्रकार से होता है, आपने देखा होगा गांव में लोक संगीत के माध्यम से, लोक कलाओं के माध्यम से जो चरित्र निर्माण करने के लिए समाज को, युवाओं को जो दिशा दी जाती थी, उस ओर मैं आपको इंगित करना चाहता हूं। आपने देखा होगा, आपका बाल्यकाल भी गुजरा होगा, गांव के अंदर लोग कलाकार आते थे। हमारे भागवत, हमारी रामायण, उनमें से वो चैप्टर लेते थे जो व्यक्ति के अंदर संस्कार डालने का काम करता है। राजा हरिश्चंद्र के नाटक होते थे, अमर सिंह राठौर के नाटक होते थे, गीता में से कुछ प्रसन्नों को उठाते थे, उनके लोक मंथन उसमें होता था। उसे आने वाली पीढ़ी को हमेशा जीवन भर याद रहता था। उसके संस्कारों में बदलाव होता था। उस संस्कार में बदलाव के कारण वो राष्ट्र निर्माण का काम करते थे। जीवन पर्यंत उनके जहन में बस जाता था। राम कथाओं के माध्यम से, रामलीला के माध्यम से, रास लीलाओं के माध्यम से हमारे जो चैप्टर थे जिसमें हम देखते थे कि अन्याय करने से क्या होगा, गलत करने से क्या होगा, हमारे जीवन में संस्कार क्या होने चाहिए, उनका मंथन उन लोक कलाकारों के माध्यम से गांव की चौपाल, गांव के चौराहे, गांव की धर्मशाला, गांव के उन कामों में नगरवासियों के सामने वो काम होते थे। उससे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होता था। व्यक्ति के मन में यह भाव पैदा होता था कि मुझे ऐसा बनना है। व्यक्ति के मन में वो संस्कार आते थे। मित्रों, मैं एक और आपसे कहना चाहता हूं, ये अधिकारों की बात हम कुछ समय पहले से करने लगे। हमारी इस संस्कृति में अधिकार के लिए कोई स्थान नहीं था। अगर स्थान था तो कर्तव्य के लिए था, और उन कर्तव्यों में निहित अधिकार भी थे। कर्तव्य के माध्यम से हमारी ये संस्कृति हजारों सालों से हमें इंगित करती आ रही है, और आज भी वो हमें संस्कार देने का काम हमारे कर्तव्य कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस मौके पर
जिस तरह से राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं, तो मौजूदा समय में सबसे पहला नाम अगर कोई आता है तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आता है। क्यों उन्होंने राष्ट्र प्रथम के लिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र प्रमुख और राज्य प्रमुख के रूप में 25 वर्ष उनको हुए हैं। राष्ट्र प्रथम का संकल्प प्रधानमंत्री जी ने राजनीति को सत्ता प्राप्त माध्यम नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का साधन बनाया। क्योंकि मैं उनको बताना चाहता हूं, उनके प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक योजना, प्रत्येक अभियान में केंद्र है भारत माता, भारत की जनता और भारत का भविष्य। ऐसे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, युग पुरुष का नेतृत्व मिलना हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। अब आप देखेंगे, चाहे एक भारत श्रेष्ठ भारत हो, वोकल फॉर लोकल हो, आत्मनिर्भर भारत हो, मेक इन इंडिया हो, विकसित भारत 2047 हो, यह वही हमारे राष्ट्र के प्रति, हमारी भारत माता के प्रति हमारा भाव, हमारी संस्कृति, दुनिया में राष्ट्र की पहचान, दुनिया के अंदर भारत का नाम, ये सारे विषय इस पर इंगित करते हैं। इन सभी का मूल भाव यही है कि भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति, अपनी बौद्धिक क्षमता, अपनी ज्ञान पारंपरिक के आधार पर विश्व का नेतृत्व करे। प्रधानमंत्री जी ने केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता का मार्ग नहीं दिखाया, बल्कि भारत के सांस्कृतिक आत्मविश्वास को भी नई ऊंचाई दी है। चाहे योग हो, आयुर्वेद हो, परंपरा और हमारी सांस्कृतिक धरोहर हो, विश्व मंच पर सम्मान दिलाने का ऐतिहासिक कार्य किया है। सांस्कृतिक पुनरुत्थान आपने देखा है, लंबे समय से इंतजार था। अयोध्या का राम मंदिर हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, चाहे महालोककाल हो, सोमनाथ मंदिर हो, यह सब सांस्कृतिक पुनर्जागरण के साक्षी हैं। जब कोई राष्ट्र अपने लोक कलाओं और अपनी लोक परंपराओं का सम्मान करता है, तभी वह वास्तव में समृद्ध बनता है। और आज के इस मौके पर इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं लोक मंथन के इस कार्यक्रम को, और लगातार प्रज्ञा भारती जो इस कार्यक्रम को कर रही है, बहुत बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि आज जहां से संस्कार मिलता था, जहां से विचार मिलते थे, धीरे धीरे वो केंद्र हमारे आधुनिकता के उसमें विलुप्त होते जा रहे हैं। हमें कोई ना कोई मंच देना होगा, वो भी सार्थक देना होगा। समाज के अंदर हमें इसका जन जागरण भी करना होगा। हमारी परंपराएं, हमारी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए यह बहुत आवश्यक है। लोक कलाओं को पहचान दिलाने का काम, लोक कलाकारों को पद्मश्री जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार मिल रहे हैं, उनकी कला पूरी दुनिया तक पहुंच रही है। इस कार्यक्रम से मैं कहना चाहता हूं, हमारे अलगोजाबाद तगाराम भील जी को इस वर्ष का पद्मश्री मिला है। इनके लिए मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आपने देखा होगा, गांव में कोई भी मांगलिक कार्य होते थे, शादी ब्याह होते थे, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले से ही वहां के जो हमारे लोग संगीत वाले लोग थे, वो घर शादी वाले के यहां आते थे, अपनी परंपराओं को निभाते थे। आज मैं कह सकता हूं, और मैं निश्चित रूप से, हमारी बहन संस्कार भारती की अध्यक्ष भी बैठी हैं, आज मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इसके माध्यम से जो हमारे लोक परंपरा के मांगलिक अवसरों के जो गायन हैं, उनकी भी धीरे धीरे हमारी स्थिति विलुप्त हो रही है। हमारी बहनों से मैं अनुरोध करता हूं कि उनको भी पूरी तरह से उस मांगलिक कार्यों को किस तरह से हों, उनके लोक गायन कैसे हैं, उनकी भी संस्कृति हमारी आवश्यक है। उनको भी जीवित रखने के लिए आप सबको, हमको मिलकर के काम करना चाहिए। लगातार कई इस तरह के काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुए हैं।
2016 में उपनिवेशवाद से मुक्ति की थीम के साथ प्रारंभ हुई थी लोक मंथन की यात्रा आज अपने 5वें संस्करण तक पहुंच चुकी है और इस बार हम भारत के लोक विषय के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। हम भारत के लोग केवल संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभिक नहीं है, ये भारत की सामूहिक चेतना की पहचान है और ये इस वाक्य ने पूरे देश को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश भी दिया है। मुझे खुशी है कि इस बार लोक मंथन अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप में आयोजित हो रहा है। भारतीय संस्कृति की जड़ें जहां जहां विश्व में पहुंची हैं वहां के सांस्कृतिक प्रतिनिधि इस आयोजन में भाग ले रहे हैं। यह केवल भारत का कार्यक्रम नहीं है बल्कि भारतीय सभ्यता वैश्विक संवाद का माध्यम बन रहा है। इससे राजस्थान की सांस्कृतिक प्रतिष्ठा को भी विश्व स्तरीय नई पहचान मिलेगी। राजस्थान सदैव विचार, वीरता, संस्कृति और लोक परंपराओं की भूमि रहा है। जैसा कि हमारे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी ने भी किया कि 20 कोस पर पानी बदले और 40 कोस पर वाणी बदले। ये हमारे राजस्थान की एक बहुत प्यारी संस्कृति है। आप जहां जाओगे वहीं आपको लगेगा कि उस संस्कृति में मनोहार हो, स्वागत हो, वो अपने आप में निराला मिलेगा और ये हमें आगे भी बढ़ाना चाहिए। यहां की लोक कला, संत परंपरा, साहित्य की विरासत भारत की सांस्कृतिक विविधता का विराट स्वरूप प्रस्तुत करती है। ऐसे में लोक मंथन का राजस्थान में आयोजित होना स्वाभाविक ही अत्यंत सार्थक भी है। राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्र निर्माण में उसके योगदान को देखते हुए आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर विशेष महत्व रखेगा। मैं इस आयोजन की स्वागत समिति के अध्यक्ष के रूप में आप सभी को यह भी विश्वास दिलाता हूं कि राज्य सरकार इस आयोजन की सफलता के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। मुझे विश्वास है कि लोक मंथन 2026 और अधिक व्यापक, प्रभावशाली और सफल आयोजन सिद्ध होगा। यह आयोजन राजस्थान को राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक केंद्र के रूप में अधिक प्रतिष्ठा प्रदान करेगा। आइए हम सब मिलकर इस आयोजन को केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना, बौद्धिक शक्ति और राष्ट्र प्रथम के संकल्प का महोत्सव बनाएं। इस विश्वास के साथ मैं पुनः आप सभी को लोक मंथन 2026 की सफलता के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में यहां आए हैं, निश्चित रूप से हर व्यक्ति का योगदान इसमें है क्योंकि यह कार्य इतना व्यापक है कि इसको हम कुछ में नहीं समेट सकते। इसके आगे इस पर मंथन भी होगा, काम भी होगा और इस पर आगे इसके विचार भी एकत्रित होंगे। मित्रों, हम सभी को हमारी संस्कृति पर गर्व हो, हमारी विरासत पर गर्व हो और आज हम देख सकते हैं इतने लंबे समय जो हमारी संस्कृति चली उसके कारण ये नहीं था, उसका कारण था गांव में दिन भर परेशान होकर के किसान मजदूर आकर के भी शाम को जो सांस्कृतिक संध्या का जो कार्यक्रम होते थे उनमें उनकी उपस्थिति होती थी, सहभागिता होती थी, वो सबसे बड़ा मंथन होता था। और आज देख सकते हैं हमारी सरकार ने यह भी कहा है कि जो हमारी कीर्तन मंडली हैं, जो हमारे गायकार हैं, उनको साधन संसाधन उपलब्ध कराने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। क्योंकि हमने पहले देखा है कि हर गांव के अंदर, हर घर के अंदर हारमोनियम भी होता था, ढोलक भी होती थी, तबला भी होता था, मजीरा भी होता था, बांसुरी भी होती थी और लोग उसका शाम को रामायण का पाठ भी करते थे। रामायण घर घर चलती थी और उसको लोक संस्कृति का हर त्योहार पर, हर तीज पर, हर शादी पर, हर ब्याह पर मांगलिक कार्यों में उनका उपयोग करते थे। लेकिन आधुनिक युग में हमारी कुछ विषय इस तरह के आए कि वो हमारी संस्कृति विलुप्त होती नजर आ रही है। मुझे विश्वास है इसे लोक मंथन
के कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारी उस संस्कृति को सजोने का काम करेंगे, आगे बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि ये हमारी विरासत है, इसे रखना बहुत आवश्यक है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि विकास और विरासत दोनों साथ साथ चलने चाहिए। हम इन दोनों को साथ साथ लेकर चलने का आह्वान भी मैं आप सभी से करता हूं। और निश्चित रूप से ये लोक मंथन 2026 ये पूरे देश के, राजस्थान के नहीं, पूरे राष्ट्र के लिए एक ऐसा कार्यक्रम होगा जो हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करेगा। इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी इसमें पधारे हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मंचासीन सभी अतिथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के। उस घोषणा का भी जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए कि लोक मंथन 2026 राजस्थान सरकार और वैचारिक समूह के संयुक्त तत्वावधान में मनाया जाएगा। माननीय इस मंच से हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। वैचारिक समूह में शामिल हैं विज्ञान भारती, संस्कार भारती, प्रज्ञा प्रवाह, इतिहास संकलन योजना, अधिवक्ता परिषद, अखिल भारतीय साहित्य परिषद और हमारे सहयोगी रहेंगे अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ, वनवासी कल्याण आश्रम, प्रोफेसर आशुतोष माननीय ये मंच आपका आभारी है, आपका अभिनंदन। चूंकि आभार हमारे मन में है, फिर भी औपचारिक आभार की अपनी एक परंपरा है। मैं औपचारिक आभार देने के लिए आमंत्रित करूंगी देवेश जी बंसल को, जो जयपुर प्रांत के प्रज्ञा प्रवाह के संयोजक भी है। राष्ट्र सर्वोपरि के संकल्प के साथ आज हमने लोक मंथन 26 का एक प्रखर यहाँ उद्घोष किया, शंखनाद किया। आज इस अवसर पर मैं विशेष आभार प्रकट करता हूँ हमारे राजस्थान के युवा यशस्वी मुख्यमंत्री, जो स्वयं लोक संस्कृति के बहुत रचे बसे हैं उसके अंदर, और अभी उन्होंने राजस्थान के भागीरथ तो बने ही हैं यमुना के जल को लाकर, लेकिन लोक मंथन 2026 का राजस्थान में शंखनाद में प्रमुख भूमिका निभाने में भी वो हमारे भागीरथ बन गए हैं। बहुत बहुत विशेष आभार हमारे मुख्यमंत्री, एक युवा और कर्मशील मुख्यमंत्री जी का। इसी के साथ हमारा आभार है हमारे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्रीमान गजेंद्र सिंह जी शेखावत, राजस्थान की ही धरती के युवा प्रखर कार्यकर्ता। आप जयपुर दिल्ली से पधारे और आपने जो प्रखर संवाद, प्रखर उद्घोष में अपना संकल्प दोहराया, उसका भी बहुत विशेष आभार। हमारा विशेष आभार है हमारी संस्कृति और पर्यटन मंत्री, उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी का, जो स्वयं व्यक्तिगत रूप से बहुत ही संकल्प के साथ हमारे साथ सक्रिय हैं इस आयोजन के लिए। और हमारे दूसरे उप मुख्यमंत्री श्रीमान डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा, आपने भी अपनी विशिष्ट प्रखरता के साथ लोक मंथन में अपना पूर्ण शंखनाद में अपना सहभाग प्रस्तुत किया। इसी क्रम में आज इस मंच पर विराजमान श्रीमान डॉक्टर रमेश चंद्र जी अग्रवाल के भी हम आभार